मध्य बेरूत में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। मध्य बेरूत में आईडीएफ का पहली बार हमला, बमबारी में 15 लोग मारे गए हैं। आईडीएफ का दावा है हिजब की नई लीडरशिप के अंत की आशंका भी है। मध्य बेरूत में इजराइल ने पहली बार यह हमला हिजबुल्लाह की नई लीडरशिप को खत्म करने के लिए किया। इजराइल की भीषण बमबारी की वजह से हिजबुल्लाह ने अपने हेडक्वार्टर को दक्षिणी बेरूत से मध्य बेरूत में शिफ्ट कर दिया। ये फैसला हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने लिया था, लेकिन मोसाद को हिजबुल्लाह के नए ठिकाने की जानकारी भी मिल गई। जानकारी मिलते ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के नए ठिकाने को तबाह कर दिया। सवाल यही है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम का भी खात्मा हो गया है क्या? तारीख 23 नवंबर 2024, जगह बास्ता, मध्य बेरूत। सुबह सुबह इजराइल के 12 लड़ाकू विमान पहुंचे, 4 राउंड बमबारी की। छह अमेरिकी बंकर बस्टर बम गिराए गए। इसी के साथ मध्य बेरूत में पहली बार हिजबुल्लाह का संहार हो गया। इजराइल के ऑपरेशन बास्ता में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर और उसके नीचे मौजूद बंकर पूरी तरह तबाह हो गया। दावा किया जा रहा है कि इस बंकर में हिजबुल्लाह की नई लीडरशिप मौजूद थी, जो हमले में खत्म हो गई। दावे के मुताबिक हमले के वक्त बंकर में हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम, हिजबुल्लाह के सैन्य विंग जिहाद काउंसिल के नए हेड तलाल हानिया और जिहाद काउंसिल का कमांडर मोहम्मद हैदर मौजूद थे। इन तीनों के मारे जाने की आशंका है, लेकिन सच ये है कि अब तक इनकी मौत की पुष्टि नहीं हो सकी है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में 11 लोग मारे गए हैं, जबकि 3 दर्जन लोग घायल हैं। लेकिन जो 4 लोग मारे गए हैं उनमें नईम कासिम और हिजबुल्लाह के दूसरे लीडर शामिल हैं या नहीं, इसका सच सामने नहीं आया है। हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर कहा है कि नईम कासिम के मारे जाने की खबर सिर्फ अफवाह है, जिसे इजराइल की मीडिया हवा दे रही है। इजराइल की भीषण बमबारी की वजह से हिजबुल्लाह ने अपना हेडक्वार्टर दाहिया से मध्य बेरूत के बास्ता में शिफ्ट कर लिया था। इजराइल ने हिजबुल्लाह के इस नए हेडक्वार्टर को भी मलबे में बदल दिया। यह पहली बार है जब इजराइल ने मध्य बेरूत में इतनी भीषण बमबारी की है। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद बेरूत में इजराइल की यह सबसे बड़ी और विध्वंसक एयर स्ट्राइक है। इजरायली एयरफोर्स ने इस बार बेरूत में टारगेटेड हमला किया। हमले से पहले ना तो कोई चेतावनी जारी की गई और ना ही लोगों से इलाका खाली करने को कहा गया। बास्ता के साथ साथ इजराइल ने बेरूत में कई जगहों पर बमबारी की, इसमें दाहिया भी शामिल है। दाहिया में इजराइल ने हिजबुल्लाह से जुड़ी कई इमारतों को जमींदोज कर दिया। दक्षिणी लेबनान के दायरे में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकाने को तहस नहस कर दिया। इजरायली एयरफोर्स ने 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के 45 रॉकेट लॉन्च साइट को ध्वस्त कर दिया। आईडीएफ ने लेबनान के साथ साथ सीरिया में भी हवाई हमले किए। हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर अली मूसा मारा गया। 2007 में इराक की धरती पर अमेरिकी सेना पर जो हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड अली मूसा ही था। इजराइल ने लेबनान से लेकर सीरिया तक कई राउंड एयर स्ट्राइक की, लेकिन सबसे खतरनाक हमला मध्य बेरूत के बास्ता में किया गया। इसी हमले में हिजबुल्लाह की नई लीडरशिप के खत्म होने की आशंका है। इजरायली एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, अब इसे समझिए। और अब आपको
आपको बताते हैं कि मध्य बेरूत में इजरायली एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया। मोसाद को हिजबुल्लाह के नए ठिकाने के लोकेशन का पता चला। हिजबुल्लाह का नया ठिकाना मध्य बेरूत में था। मोसाद ने लोकेशन की जानकारी आईडीएफ को दी। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने रमत डेविड एयरबेस से उड़ान भरी। ऑपरेशन में 12 F-16 और F-35 लड़ाकू विमान शामिल हुए। मध्य बेरूत के बास्ता इलाके में इजरायली फाइटर प्लेन ने 4 राउंड की बमबारी की। आईडीएफ के मुताबिक इजरायल ने बारताम इलाके में 6 अमेरिकी बंकर बस्टर बम गिराए हैं। इजरायल की बमबारी में 8 मंजिला इमारत तबाह हो गई। इसी इमारत में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था। इमारत के नीचे मौजूद हिजबुल्लाह का बंकर भी ध्वस्त हो गया। अब सवाल यह है कि इजरायल ने मध्य बेरूत में हिजबुल्लाह के जिस ठिकाने को तबाह किया, उसकी लोकेशन की जानकारी उसे कैसे मिली? क्या हिजबुल्लाह की नई टॉप लीडरशिप में मोसाद ने घुसपैठ कर ली है, या इजरायल के एजेंट ने ईरानी सेना के टॉप रैंक में सेंध लगा दी है? क्या इजरायल के एजेंट ही हिजबुल्लाह की लीडरशिप से जुड़ी सीक्रेट जानकारी मोसाद को पहुंचा रहे हैं? इन सवालों का आधिकारिक जवाब तो नहीं मालूम, लेकिन सच यह है कि मोसाद और आईडीएफ को न सिर्फ हिजबुल्लाह की लीडरशिप की जानकारी मिल रही है, बल्कि वो उन्हें लगातार टारगेट भी कर रही है। ऐसे में संभव है कि ईरान की सेना में मोसाद ने अपने एजेंट्स की घुसपैठ करवा दी है। इजरायल ने हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सच ये है कि हिजबुल्लाह का अंत नहीं हो रहा है। इजरायल में हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह ने जबरदस्त हमला कर उत्तरी इजरायल को पूरी तरह दहला दिया। चौबीस घंटे में हिजबुल्लाह ने 150 रॉकेट फायर किए, जिससे इजरायली शहर जलने लगे। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले से हाइफा में इजरायल की हथियार फैक्ट्री जल गई। किरियत शिमोना में हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट फायर किए। धमाकों से 2 जगहों पर आग लग गई। दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह ने 28 ड्रोन फायर किए। हिजबुल्लाह का दावा है कि लेबनान के अंदर वो अब तक इजरायल के 50 मरकावा टैंक को खत्म कर चुका है। हिजबुल्लाह के हमले इस बात के सबूत हैं कि इजरायल के जबरदस्त ऑपरेशन के बाद भी हिजबुल्लाह की शक्ति खत्म नहीं हुई है। तो सवाल यह है कि आखिर हिजबुल्लाह की ताकत खत्म क्यों नहीं हो रही है? इस सवाल का जवाब है रूस और ईरान। रूस और ईरान सीक्रेट तरीके से लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इसकी वजह से हिजबुल्लाह युद्ध में अब भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वहीं यूक्रेन के नीपर में रूस की बमबारी हुई। नीपर एयरबेस पर बड़ा हवाई हमला किया गया। हमले में यूक्रेन का MiG-29 बर्बाद हो गया। तो यूक्रेन के नीपर में रूस की बमबारी हुई है, जिसमें हमले में MiG-29 भी जो यूक्रेन का था वो बर्बाद हो गया है। यूक्रेन रूस युद्ध से दुनिया पर मंडरा रहे युद्ध के बादल अब बारूदी विनाश बरसाने की स्थिति में पहुंच गए हैं। एक तरफ यूक्रेन लॉन्ग रेंज हथियारों के अभियान पर है, तो दूसरी ओर रूस ने निप्रो को दहलाकर युद्ध का भविष्य बता दिया है। तो वहीं अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से पहले ऐसी तैयारी हो रही है जो विनाशक युद्ध को अटल बना देगी। ये तैयारी है न्यूक्लियर वॉर की, जिसमें यूक्रेन ताकतवर हो जाएगा और रूस संकट से घिर जाएगा। आखिर जंग में अचानक हालात इतने कैसे बदल गए, देखिए वो खुलासा जो पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। अमेरिका, वो सुपर पावर देश जिसने दुनिया में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सबसे ज्यादा जंग में हिस्सा लिया है। वो ताकतवर देश जिसने दुनिया की किसी भी जंग में एक धुरी की भूमिका निभाई है।
वो विध्वंसक देश जिसने दुनिया में सबसे पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया है। और अब यही देश एक बार फिर दुनिया को महाविनाश के मुहाने पर खड़ा करने जा रहा है। अमेरिकन पावर सेंटर के ट्रांसफर से पहले एक ऐसा कदम बाइडेन प्रशासन ने उठा लिया है जो दुनिया को ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही विश्व युद्ध की आग में झोंक सकता है। और हैरानी की बात यह है कि बाइडेन प्रशासन ने इसके लिए कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं। रूस यूक्रेन की जंग दिखेगा विनाशक रंग, यानी सब कुछ तय हो चुका है। महाविनाश के बादल सिर पर मंडरा रहे हैं और इन बादलों को भस्माग्नि बरसाने से शायद ही कोई रोक पाएगा। ऐसा पुख्ता तौर पर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ऐलान हो चुका है जिसमें रूस के खिलाफ उठाया गया कदम यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिलने से भी बड़ा है। बाइडेन ने किया फैसला, यूक्रेन को एटम मिलेगा। आप जो सुन रहे हैं वो 100% सच है, जिसका मतलब है कि अब दुनिया एटमी हथियारों के उस दौर में पहुंचने वाली है जहां ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का आयुध नहीं होगा बल्कि इसका इस्तेमाल भी हो सकता है। और एक बार इस विनाशकारी हथियार का इस्तेमाल हुआ तो सब जानते हैं कि अंजाम क्या होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर ऐसी स्थिति बनी क्यों? वो कारण क्या है जिसने बाइडेन प्रशासन को यूक्रेन को परमाणु हथियार देने पर मजबूर कर दिया? इन प्रश्नों के दो जवाब हैं। पहला, ट्रंप की ताजपोशी का समय और दूसरा, रूस का नीप्रो में आईसीबीएम अटैक। और ये दोनों कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दरअसल प्रेसिडेंट के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने में अभी समय है और युद्ध को लेकर ट्रंप का रुख बता रहा है कि नेटो के बैनर तले एकजुट यूरोप मानकर चल रहा है कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद अमेरिका का सुरक्षा कवच पूरी तरह से हट जाएगा। वहीं अमेरिका से यूक्रेन को मिली लॉन्ग रेंज हथियार मेकिंग की अनुमति के बाद रूस आईसीबीएम से अटैक करके अपने इरादे जाहिर कर चुका है। यानी रूस ने आईसीबीएम से नीप्रो को दहलाकर एक संकेत दे दिया है कि उसकी जद में हर वो देश है जो यूक्रेन का मददगार है। और रूस सिर्फ धमकी नहीं दे रहा है बल्कि वो ऐसा कर भी सकता है। लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही बाइडेन प्रशासन ने पुतिन के गुस्से को हवा दे दी है और इसकी पुष्टि अमेरिका के एक मीडिया हाउस ने भी कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि बाइडेन प्रशासन को सैन्य अधिकारियों ने सुझाव दिए हैं। इन सुझावों में कहा गया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन को यूक्रेन से लिए गए न्यूक्लियर हथियार वापस कर देने चाहिए। ये वही परमाणु हथियार होंगे जो सोवियत संघ के पतन के बाद छीने गए थे और इस फैसले पर मुहर लगाकर बाइडेन युद्ध को तुरंत निर्णायक स्थिति में पहुंचा सकते हैं। और दावा है कि इस सुझाव पर बाइडेन फैसला भी ले चुके हैं और इस फैसले के तहत ट्रंप के सत्ता पर आने से पहले ही न्यूक्लियर हथियारों की खेप यूक्रेन तक पहुंचा दी जाएगी। और ये समय पर हो गया तो फिर ट्रंप के पास इस युद्ध में यूक्रेन का साथ देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा और रूस के लिए भी ये जंग आसान नहीं रह जाएगी। इसलिए रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है, जिसमें सबसे ज्यादा असर पड़ेगा इंग्लैंड पर। जिसकी यूक्रेन को दी गई मदद ने रूस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और इस असर का ट्रेलर दुनिया लंदन में देख चुकी है, जहां लंदन में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा यूरोप के वो देश भी टारगेट पर हैं
जिन्होंने रूस के खिलाफ कदम उठाए। रूस के खिलाफ हो रही बारूदी कार्रवाई से प्रेसिडेंट पुतिन इतने आहत हैं कि उन्होंने यूरोप के मुख्य देशों समेत इंग्लैंड को अपने निशाने पर ले लिया है और माना जा रहा है कि रूस आईसीबीएम का इस्तेमाल इन देशों पर करने के लिए अपनी तैयारी भी कर चुका है। इस हमलावर तरीके से और तैयारी के तहत रूस कापुस्तीन यार के मिसाइल सेंटर का इस्तेमाल कर सकता है, जहां से उसका पहला टारगेट पोलैंड की राजधानी वॉर्सो होगी और वहां सिर्फ 12 मिनट में तबाही का मंजर होगा। रूस का दूसरा टारगेट जर्मनी की राजधानी बर्लिन को माना जा रहा है, जहां सिर्फ 15 मिनट में रूस की आईसीबीएम बारूदी बवंडर खड़ा कर देगी। तीसरा टारगेट फ्रांस की राजधानी पेरिस को माना जा रहा है, जहां सिर्फ 20 मिनट में रूस बारूदी जलजला ले आएगा। और रूस के लिए चौथा और सबसे अहम टारगेट है ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जहां 20 मिनट में महाविनाशक धमाका सबको बर्बाद कर देगा। और लंदन पर हमले की तैयारी सिर्फ कापुस्तीन यार से ही नहीं, बल्कि रूस की सबमरीन इंग्लिश चैनल में भी तैनात की गई है, जो पश्चिमी छोर से लंदन की तरफ कभी भी दागी जा सकती है। इसके अलावा नॉर्थ सी की तरफ से रूस के घातक बॉम्बर भी लंदन पर तबाही बरसाने के लिए तैयार है। बाइडेन का फैसला, यूरोप और इंग्लैंड की मदद से पुतिन का गुस्सा और रूस की तैयारी को देखते हुए विनाशक तैयारी की अभी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। दुनिया के सामने न्यूक्लियर युद्ध की तस्वीर का अनुमान ही लगाया जा सकता है। क्योंकि ऐसी स्थिति बनने पर रूस कदम क्या उठाएगा, इसका खुलासा न तो अभी तक हो सका है और न ही इस तैयारी से जुड़ी किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. लेकिन एक संकेत पुतिन प्रशासन ने दिया है और ये संकेत पुष्टि करता है कि अगर यूरोप और इंग्लैंड पर अटैक होता है तो इसके लिए रूस नई मिसाइल का इस्तेमाल करेगा और ये मिसाइल होगी ओरेश्निक, जो एक मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। हालांकि इस मिसाइल के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन दावा है कि ये IRBM रूबेस का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसकी मारक क्षमता 6000 किलोमीटर तक है। ये 4 वॉरहेड एक साथ ले जाने में सक्षम है और इसमें हर वॉरहेड का पेलोड 0.3 मेगाटन हो सकता है। और रूस की मिसाइल फोर्स के कमांडर सर्गेई कराकाएव का यह भी दावा है कि ओरेश्निक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम न सिर्फ यूरोप में कहीं भी हमले के लिए सक्षम है, बल्कि इंग्लैंड भी इसकी जद में है। और इस दावे पर यकीन इसलिए किया जा सकता है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने भी ओरेश्निक मिसाइल के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दे दी। इसके अलावा रशियन टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में एक रूसी सांसद ने यह दावा भी किया है, रूस के पास इस समय ऐसे हथियार हैं जो हमले के बाद वेस्ट को हैरान कर देंगे। इसका साफ मतलब है कि ट्रंप के सत्ता में आने से पहले, पावर अपने हाथ में लेने से पहले ही रूस यूक्रेन की जंग उस दिशा में पहुंच चुकी होगी जिसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ महाविनाश है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खेरसोन में रूसी सेना की स्ट्राइक हुई है। इस्कंदर मिसाइल से जबरदस्त हमला किया गया। हमले में यूक्रेन का हथियार डिपो भी भस्म हो गया है। यूक्रेन का हथियार डिपो जिस पर हमला किया गया और हथियार डिपो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यूक्रेन की संपूर्ण तबाही के लिए क्रेमलिन ने नया प्लान तैयार किया है, जिसमें एक ऐसे हथियार को शामिल किया गया है जिसकी दस्तक से नाटो में खलबली मची हुई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ज़ेलेंस्की की इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। अब यूक्रेन ने नई डिमांड रखी है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि अगर यूक्रेन मुकाबले में रहना चाहता है तो उसे डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। यानी अब अमेरिका की मंजूरी पर यूक्रेन का भविष्य टिका हुआ है, क्योंकि पुतिन ने तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और यूक्रेन पर आखिरी प्रहार कभी भी किया जा सकता है। कुर्स्क से यूक्रेनी सैनिक खदेड़े जा रहे हैं और नीप्रो पर मिसाइल स्ट्राइक के जरिए रूस ने अपने तेवर जता दिए हैं।
और ये सिर्फ तबाही का ट्रेलर है। यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से पूरी तरह मिटाने के लिए पुतिन ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। और इसके लिए जो तैयारी की है वो समझिए। बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। आईसीबीएम और आईआरबीएम मिसाइलों को फ्रंट लाइन पर लगा दिया है। कीव की तरफ सैनिक बढ़ते जा रहे हैं। नए सैनिकों की भर्ती तेजी से की जा रही है। ईरान, नॉर्थ कोरिया से हथियार मंगाए जा रहे हैं। इसके अलावा रूस ने अपने सैन्य और न्यूक्लियर ठिकानों पर S-400 लगाकर एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बना दिया है। यानी रूस जल्द ही कीव पर आखिरी प्रहार कर सकता है। रूस के प्लान से कीव में बेचैनी बढ़ गई है और नेटो के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। इसलिए ज़ेलेंस्की नेटो के साथ खुफिया मीटिंग करने की तैयारी में है कि कैसे यूक्रेन को रूस के हमले से सुरक्षित किया जाए और फिर रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएं। अब सवाल उठ रहा है कि मीटिंग बाइडेन के साथ होगी या फिर ट्रंप के साथ, क्योंकि 20 जनवरी से ट्रंप अमेरिका की कमान संभाल लेंगे। इस बीच रूस ने धमकी दी है कि यूक्रेन की तबाही के लिए बाइडेन जिम्मेदार है, क्योंकि बाइडेन ने यूक्रेन को उकसाकर युद्ध को इस अंजाम तक पहुंचाया है। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है, युद्ध का इतना आगे बढ़ने के लिए बाइडेन की युद्ध नीति जिम्मेदार है। वो लगातार यूक्रेन के साथ का दिखावा करते रहे, जिससे यूक्रेन आगे बढ़ता रहा, लेकिन अंत में वो अकेला है। अब इसका अंजाम उससे भुगतना पड़ेगा। पुतिन की धमकी के बाद ज़ेलेंस्की ने पेंटागन से डिफेंस सिस्टम की खेप की डिमांड की है, जिससे यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को सुरक्षित किया जा सके। हालांकि रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी डिफेंस सिस्टम उसके मिसाइल स्ट्राइक को रोक नहीं सकता। यानी रूस ने ऐसी नई मिसाइल तैयार कर ली है जो अमेरिका से मिले डिफेंस सिस्टम को भेद कर भी तबाही मचाने में सक्षम है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूस की नई मिसाइल ओरेश्निक युद्ध की दिशा पूरी तरह बदल देगी। यूक्रेन विनाश तय है, अब बारी नेटो देशों की है। हम इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। यानी ओरेश्निक से हमले अभी तक सिर्फ उसका ट्रायल भर था। अब रूस उसकी बड़ी खेप तैयार करके एक साथ कई इलाकों पर हमले का प्लान बना रहा है। अभी रूस ने ओरेश्निक से कुर्स्क और नेप्रो में हमले किए हैं, लेकिन आगे उसका इस्तेमाल नेटो देशों पर भी हो सकता है और इसकी टेस्टिंग रूस यूक्रेन पर हमला करके कर चुका है। इसी वजह से यूक्रेन अमेरिका से डिफेंस सिस्टम मांगकर खुद को सुरक्षित करना चाहता है। यूक्रेन की तरफ से पैट्रियट को अपग्रेड करने के लिए कहा गया है या फिर थाट देने के लिए कहा गया है। यूक्रेन को लगता है कि अब इन्हीं दोनों डिफेंस सिस्टम से रूस की नई मिसाइल ओरेश्निक को रोका जा सकता है, लेकिन पेंटागन की तरफ से डिफेंस सिस्टम देने के लिए कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया है। और एक बड़ी खबर है, यूक्रेन के खार्किव में रूस का हमला। रूस ने यूक्रेनी सेना को टारगेट किया। हमले में यूक्रेन का सैन्य वाहन तबाह हो गया है।
एटीए, सीएमएस और स्टॉर्म शैडो से हमले की छूट के बाद रूस में कोई बड़ी तबाही तो नहीं मची है, लेकिन यूक्रेन में युद्ध भयावह होती जा रही है। रूस ने यूक्रेन को दहलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले के साथ ही घातक बॉम्ब और फास्फोरस बॉम्ब तक का इस्तेमाल शुरू हो गया है। रूस ने ठान लिया है कि अब यूक्रेन को पहले जैसा नहीं रहने दिया जाएगा। कोशिश है कि युद्ध विराम के साथ ही यूक्रेन का मानचित्र भी बदल जाए और यूक्रेन एक छोटे से हिस्से में सिमट जाए, जहां की सरकार का रिमोट पुतिन के पास हो। आसमान से बरसते अंगारे, एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों शोले। आतिशबाजी का एहसास कराने वाली ये तस्वीरें दुनिया के एक बेहद खतरनाक हथियार की है। नाम है फास्फोरस बम। जमीन के जिस हिस्से पर भी यह दहकता आग का गोला गिर रहा है, वो भस्म हो रहा है। ये रूस का फास्फोरस बम है, जो बेहद घातक है। ये इंसान की हड्डियों तक को गला सकता है। यूक्रेन के अधिक से अधिक इलाके पर कब्जे के मिशन ने रूस को ऐसे घातक हथियारों के इस्तेमाल के लिए मजबूर कर दिया है। यूक्रेन को तोड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और रूस की सेना भारी हथियारों से हमला कर रही है। एंजिल और इस्कंदर जैसी शक्तिशाली मिसाइल, ओडैप 500 और फैब 500 जैसे घातक बम, फास्फोरस और ग्लाइडर बम। असॉल्ट राइफल की बुलेट से लेकर टैंक और MLRS, ऐसा कोई हथियार नहीं बचा जिसका इस्तेमाल यूक्रेन में ना हो रहा हो। बारूद की बरसात में कोई कमी ना रहे, इसलिए रूस की सेना को खुली छूट मिल गई है। एरोस्पेस फोर्स, पैराट्रूपर्स तक को पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद करने के मिशन में उतार दिया है। अंजाम आपके सामने है। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous. पुतिन का उद्देश्य अब सिर्फ यूक्रेन की जमीन पर तबाही नहीं, पुतिन का मकसद अब सिर्फ अधिक से अधिक सैनिकों की मौत नहीं, पुतिन का लक्ष्य अब सिर्फ नेटो के हथियारों को भस्म करना नहीं। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, यह अब दुनिया समझ चुकी है। जनवरी तक पुतिन यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे की कोशिश में है। पुतिन यूक्रेन का मानचित्र बदलने की सौगंध ले चुके हैं। यूक्रेन को हराकर पुतिन बाइडेन को नाकाम साबित करना चाहते हैं। रूस की सेना अपना काम कर रही है, यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, लेकिन वॉर जोन से दूर पुतिन जिस प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, अगर वो कामयाब हुआ तो दुनिया फिर रूसी राष्ट्रपति के दिमाग का लोहा मान लेगी। अब तक क्या हुआ, ये संक्षेप में समझ लीजिए। पुतिन युद्ध विराम का प्लान ट्रंप तक भिजवा चुके हैं। यूक्रेन पर कब्जा न करके पुतिन यूक्रेनी सरकार का रिमोट अपने पास रखेंगे। रूस की सेना यूक्रेन के रास्ते यूरोप तक पहुंच बना लेगी, लेकिन यूक्रेन में जीत के साथ ही कुर्स्क को खाली करवाना भी प्राथमिकता है। अब पुतिन ने कुर्स्क अभियान में 50,000 से अधिक सैनिकों को लगाया है। यही वजह है कि दुनिया में फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर बैन है, लेकिन रूस इसका कई बार इस्तेमाल कर चुका है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम की सप्लाई की थी।
जिसके बाद रूस को बैन हथियारों के इस्तेमाल में कोई हिचकिचाहट नहीं। यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव में हमला किया। यूक्रेन ने टॉर M2 एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने रूस के एक T-90 टैंक को भी भस्म कर दिया। यूक्रेन ने ये सभी हमले ड्रोन से किए। रूस के लिए अभी यूक्रेनी ड्रोन एक चुनौती है। कुर्स्क में अब स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल शुरू हो गया है। स्टॉर्म शैडो से रूसी सैन्य ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। कुर्स्क में अटैक MS से भी हमले हो रहे हैं। Second platoon is moving to rendezvous near your location. मौजूदा दौर की तस्वीरें भले ही एक जोरदार मुकाबले का एहसास कराती हैं, लेकिन सवाल है कि इस युद्ध का भविष्य क्या होने वाला है। चर्चा एक बार फिर यूक्रेन की हार की होने लगी है। वजह है रूस की बेहद ताकतवर सेना और अमेरिका में सत्ता का परिवर्तन। अब यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी मुसीबत सैनिकों की कमी है, क्योंकि नेटो यूक्रेन को सिर्फ हथियार देने वाला है। उसे चलाने के लिए ज़ेलेंस्की को एक भारी भरकम फौज की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल यूक्रेन की कोशिश है कि वो ट्रंप की सत्ता आने तक किसी तरह से अपने इलाकों को बचाए रखे। लेकिन पूर्व की तरफ से रूसी सेना का कब्जा लगातार आगे बढ़ रहा है। बर्फबारी के बीच यूक्रेन के लिए अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइल सबसे बड़ी रक्षक बनने वाली है। लेकिन इसी मिसाइल छूट ने रूस को घातक हथियारों के इस्तेमाल का मौका दे दिया है, जो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरिशनिक को लेकर अब तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। पुतिन मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े लोगों को बधाई दे रहे हैं। वहीं यूक्रेन का दावा है कि रूस ने केंद्र नाम की मिसाइल को ही ओरिशनिक नाम दिया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि नई मिसाइल ईरान की मदद से बनाई गई है। दोनों देश एक दूसरे के हथियार कार्यक्रम में तकनीक साझा कर रहे हैं। ईरान की हाइपरसोनिक तकनीक ने ही रूस की ओरिशनिक मिसाइल को इतना शक्तिशाली बना दिया है। इतनी तेज रफ्तार की दुनिया के तमाम एयर डिफेंस नाकाम हो जाएं। इतना विध्वंसक वॉरहेड कि एक से अधिक जगहों पर धमाके हो सके। इतनी ताकतवर कि रूस जब चाहे 6000 किलोमीटर दूर तक परमाणु हमला कर सके। रूस की ओरिशनिक मिसाइल कैसे बनी? रूस के नए हथियार की तकनीक क्या है? ओरिशनिक मिसाइल किसकी मदद से बनी? पहला दावा है कि यह सब ईरान की मदद से मुमकिन हुआ। हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक में ईरान के वैज्ञानिकों ने रूस की मदद की है। एक रिपोर्ट में दावा है कि रूस ईरान के मिसाइल एक्सपर्ट्स एक साथ काम कर रहे हैं। ईरान और रूस के वैज्ञानिक तकनीक को साझा कर रहे हैं। रूस और ईरान दोनों भविष्य में घातक मिसाइल बना सकते हैं। तमाम दावों के बीच यूक्रेन से वीडियो आया है। इस वीडियो में यूक्रेन इंटेलिजेंस के चीफ बोदानोव रूस के हमले के बारे में बता रहे हैं। इस वीडियो में बोदानोव ने दावा किया है कि रूस ने अपनी पुरानी मिसाइल को ही नया नाम दिया है।
इनका दावा है कि रूस ने केवल 2 केंद्र बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन किया है। केंद्र मिसाइल से ही यूक्रेन के नीप्रो पर हमला किया गया है। दावा है कि रूस ने मिसाइल के प्रोटोटाइप से हमला किया। बोदानोव का दावा है कि रूस अपने आखिरी हथियारों को भी यूक्रेन में भस्म कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रूस में पुतिन ने रक्षा मंत्रालय और मिसाइल बनाने में शामिल लोगों को बुलाया और उन्हें नई कामयाबी की बधाई दी। पुतिन ने इसी बैठक में ऐलान किया कि ऑरेश्निक मिसाइल का प्रोडक्शन तेजी से किया जाए। कुछ ही महीनों में कई मिसाइल बनाने का लक्ष्य रखा गया। ऑरेश्निक जैसी और मिसाइलों को बनाने का काम तेज किया जाएगा। यूक्रेन में अब तक जो जांच हुई है उससे रूस की ऑरेश्निक मिसाइल की ताकत का अंदाजा लगाया जा रहा है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस की मिसाइल बेहद ताकतवर और घातक है। मिसाइल की रफ्तार 13,500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज थी। मिसाइल में 6 वॉरहेड थे। यूक्रेन का दावा है कि यह केंद्र मिसाइल की तरह ही है। रूस ने इस मिसाइल का टेस्ट पिछले साल भी किया था। रूस ने इस मिसाइल के बारे में दुनिया को बहुत अधिक जानकारी नहीं दी थी। दावा किया जा रहा है कि ईरान की तकनीक से इस मिसाइल को आधुनिक बनाया गया और अब नीप्रो में पहली बार इसका टेस्ट किया गया है। IRBM से रूस ने भले ही अपने दुश्मनों को डराया है, लेकिन यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस को ऐसे मिसाइल का जखीरा बनाने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। फिलहाल मिसाइल ने 900 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट किया है, लेकिन इसकी रेंज कितनी हो सकती है यह भी साफ नहीं है। लेकिन फिक्र की बात इसकी रफ्तार है, जिसकी काट रूस के दुश्मनों के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। रूस यूक्रेन की जंग से पूरी दुनिया पर बारूदी खतरा मंडराने लगा है, लेकिन इनमें सबसे घने संकट के बादल घिरे हैं उत्तर कोरिया पर। खबर के मुताबिक अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर हमले की तैयारी कर ली है और इस तैयारी की पुष्टि करती है हाल ही में दक्षिण कोरिया से आई एक रिपोर्ट, जिसमें यह कहा गया है कि रूस ने उत्तर कोरिया को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की है। आखिर क्यों अमेरिका ने उत्तर कोरिया को टारगेट पर लिया है और क्यों उत्तर कोरिया को S-400 की जरूरत महसूस हो रही है, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट को। यूक्रेन रूस की जंग घातक, उत्तर कोरिया पर संकट। दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक S-400, जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में है, जिसे हासिल करने के लिए युद्ध के पहले ही कई देशों से रूस को ऑर्डर मिल चुके हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बिना डिमांड किए ये एयर डिफेंस उस देश को मिल गया है जिसने अमेरिका को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सबसे ज्यादा परेशान किया है। ये देश है पूर्व में अमेरिका और उसके सहयोगियों का दुश्मन उत्तर कोरिया। वही उत्तर कोरिया जिसके राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन हमेशा अमेरिका विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर उत्तर कोरिया को S-400 की जरूरत क्यों पड़ी और रूस ने इतने कम समय में S-400 की खेप उत्तर कोरिया तक क्यों पहुंचाई। इस प्रश्न का उत्तर है ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले अमेरिका की वो बारूदी तैयारी जिसकी जद में उत्तर कोरिया भी है।
तो क्या अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर हमले की तैयारी कर ली? या उत्तर कोरिया ही वो देश है जो रूस को कमजोर नहीं पड़ने दे रहा है? या फिर क्या उत्तर कोरिया पर हमले का कोई खुफिया इनपुट रूस को मिला है? इन सवालों के पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई है जिसमें उत्तर कोरिया टारगेट पर नजर आ रहा है और S-400 की खेप मिलना इसकी पुष्टि करता है। अब ये हालात क्यों हैं, इसे जानने से पहले S-400 की उत्तर कोरिया पहुंची खेप की गवाही किसने दी, उसे जान लीजिए। दक्षिण कोरिया के खुफिया विभाग के अधिकारियों ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे के तहत यूक्रेन के युद्ध में रूस को समर्थन के बदले उत्तर कोरिया को एयर डिफेंस सिस्टम दिए गए हैं। S-400 डिफेंस सिस्टम की डील प्योंगयांग और मॉस्को के बीच हो चुकी है। इसके बदले में उत्तर कोरिया ने अपने 10,000 से ज्यादा सैनिक रूस भेजे हैं। हालांकि ये दावा दक्षिण कोरिया का है, लेकिन इस दावे की पुष्टि करती है अमेरिकन मीडिया की वो रिपोर्ट जिसमें यूक्रेन के डिफेंस सोर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिन्होंने दावा किया है कि उत्तर कोरिया के सैनिक डोनेट्स्क ओब्लास्ट में रूस की वर्दी पहनकर युद्ध में उतरे हैं। इस रिपोर्ट के तहत 22 नवंबर को खार्किव में उत्तर कोरियाई सैनिक पहुंचे थे। रूस की वर्दी में सैनिकों को देखते ही यूक्रेनी फोर्स ने उन पर हमला कर दिया। ये हमला यूक्रेन की 153वीं सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने अंजाम दिया था और इसी हमले में उत्तर कोरिया का एक बड़ा सैन्य अधिकारी घायल हो गया। इसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन में उत्तर कोरिया की भूमिका को गंभीरता से लिया है और हमले से जुड़ी सभी जानकारियां जुटाई, जिसमें पता चला कि यूक्रेनी वायुसेना ने भी ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस और उत्तर कोरिया की कमांड वाली नियंत्रण चौकी पर हमला किया था।